Hello friends, good morning. Very warm welcome on YouTube channel Pathfinder for Net JRF. Myself Aruna. कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह हम टेस्ट लगाएंगे, ट्रिविया टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारी ये ट्रिविया टेस्ट सीरीज ऑन पेपर 1 डेली कब होती है? कब होती थी? अब से 4:15 PM, शाम को 4:15 की जो हमारी क्लास थी, हमने इसको शिफ्ट कर दिया। कब? मॉर्निंग 7 AM पे। ठीक है, आप लोग सभी टाइम नोट कर लीजिए। डेली आपको सुबह 7 बजे आ जाना है। जिससे क्या होगा? सुबह क्यों शिफ्ट कर दिए? क्योंकि सुबह सुबह उठेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे हम, और हम अपनी जेआरएफ के दौड़ में सुबह ही एक कदम आगे और बढ़ाएंगे डेली। अब से हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। सुबह सुबह करेंगे, और उससे पहले आपको क्या काम करना है? 1.5 से 2 घंटा पहले जगिए। सुबह आपने जो भी नेक्स्ट डे, लास्ट डे जो भी पढ़ा था आपने, वो सुबह उठकर रिवाइज कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, और सुबह फिर क्या करना है आपको? 7 AM पे, सुबह 7 बजे टेस्ट लगाना है पेपर 1 का। चलिए पेपर 1 शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शिक्षक एवं अभिकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समायोजित करता है। शिक्षण क्या करता है? शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य। टीचिंग किस किस के बीच में होती है? टीचर टीचिंग करवाते हैं, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं, लर्न करते हैं। उन दोनों के मध्य समीक्षात्मक और रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है। क्या करता है? टीचिंग। अतः यह अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न है। इंस्ट्रक्शंस मिला है, जैसा हमें इंस्ट्रक्शंस मिला है, जैसी हमें ट्रेनिंग दी गई है, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में हम सीखते हैं, हमारा माइंड क्या करता है? नई नई चीज़ें सीखता है और चीज़ें इनोवेट करता है। हमें कुछ नहीं आता है तो हम पूछते हैं, क्रिएटिविटी होती है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। लेकिन क्या आपको इंस्ट्रक्शंस मिला और ट्रेनिंग मिली, उसमें ऐसा होता है? सोचिए और फिर बताइए। कारण हमें दिया गया है, अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। क्या ये निम्न स्तर पर है? अनुदेशन और प्रशिक्षण। बताइए, सोचिए और बताइए। देखिए, बायलिंगुअल हमने क्वेश्चन रखे हैं, पढ़िए और आंसर दीजिए। और आप सभी क्या कीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सुबह सुबह की मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए और सभी लोग आ जाइए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कैसे हुआ? पढ़ते हैं। शिक्षण शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक और रचनात्मक विनियोग को समायोजित करता है। सही बात है। अतः यह अनुदेशन और प्रशिक्षण से भिन्न है। दोनों ही सही बात है, क्योंकि अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। ठीक है, दो तीन चीजें हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया इसका, कि टीचिंग क्या है? शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक और रचनात्मक विनियोग को समायोजित करता है। ठीक है, और ये क्या है? अनुदेशन और प्रशिक्षण इससे क्या है? अलग भी है। दो कॉन्सेप्ट पता चल गए। तीसरा ये कि अनुदेशन और प्रशिक्षण संज्ञानात्मक स्तर के क्या है? निम्न स्तर पर आता है। ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो एक क्वेश्चन हमने किया, और जिसको नहीं आता, तीनों कॉन्सेप्ट, तीन चीजें इसमें पता चल गई, तीन टॉपिक, तीन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सीबीसीएस का मतलब है, सीबीसीएस का मतलब बताइए। चॉइस बेस्ड सेंट्रल स्कीम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रेडिट स्कीम, ऑप्शन डी क्रेडिट बोर्ड ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्स। बताइए।
देखिए इसका राइट आंसर है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन बी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जो पहले के टेस्ट दिए हैं उनमें भी एक दो क्वेश्चन किए हैं, जरूर देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है, जो पहली बार आए हैं या जिन्होंने पिछले टेस्ट नहीं दिए हैं, बीच में से जुड़े हैं, फर्स्ट टेस्ट से इनको कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? अब मननात्मक स्तर आपको हिंदी में नहीं आया, एक बार इंग्लिश चेक करते हैं क्या होता है। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग? टीचिंग के रिफ्लेक्टिव लेवल में ये टीचिंग में रिफ्लेक्टिव लेवल कहाँ पे आता है? सबसे ऊपर। अब इसका समर्थन कौन करता है बताइए? अनुसंधान का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत या संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत? बताइए, दीजिए आंसर। देखिए इसका आंसर है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, कथन ब्लूम की वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर। ब्लूम की टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी है, टेस्ट फर्स्ट जो दिया था हमने उसमें पढ़ा था, उसमें क्या है, और सेकंड में भी दिया था ये क्वेश्चन। अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्चतम स्तर से संबंधित है, कि ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग उच्चतम स्तर पर आते हैं। कथन 2 है, व्यवस्था और चारित्रीकरण भावनात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, उन्होंने कितना दिया, क्या क्या दिया था उसमें? कॉग्निटिव लेवल और अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो अफेक्टिव जो है इसमें, उसमें क्या व्यवस्था और चारित्रीकरण उच्चतम स्तर से संबंधित है? बताइए। देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग जो है निम्न स्तर पर आते हैं। उसके बाद में आता है ऊपर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये आते हैं तीनों उच्चतम स्तर पर, उच्च स्तर पर आते हैं। और ये तीनों कहाँ आते हैं? निम्न स्तर पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है। व्यवस्था और चारित्रीकरण भावात्मक परिणाम के उच्च स्तर से संबंधित है। जी हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिर से कथन दिया गया है, अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता का, अधिगम प्रक्रिया हम करेंगे उसमें संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय से है। क्या अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता किसे कहते हैं? क्या कोई विद्यार्थी कक्षा में अधिगम पर कितना समय दे रहा है, उसको संलिप्तता कहते हैं। दूसरा कथन पढ़ते हैं हम, निर्माणात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट औपचारिक होता है। अब याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, और संकलनात्मक यानी कि सबमेटिव असेसमेंट अनौपचारिक होता है। पहले तो याद कीजिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कब होता है और सबमेटिव असेसमेंट कब होता है।
आगे है यार, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग द क्लास, तो वो औपचारिक फॉर्मल थोड़ी ना होगा, अनौपचारिक होगा। और सब क्या है, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है वो लास्ट में हमें हमारा मूल्यांकन करके जो परिणाम होता है एग्जाम, फाइनल एग्जाम में तो बताया जाता है, वो क्या होता है, औपचारिक, वो फॉर्मल होता है। तो स्टेटमेंट टू तो रॉन्ग है और ये फर्स्ट क्या है, सही है। जब समय बच्चा अपने अधिगम में जितना देता है उसी को क्या कहते हैं, अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता कहा जाता है। क्या हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक कथन एक सही है और कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभिकथन हमें दिया गया है, शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक इसका उद्देश्य। शिक्षण सहायता प्रणाली क्या है, पारंपरिक और आधुनिक है। इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। क्या जो भी शिक्षण सहायक प्रणाली है वो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है। दूसरा बोला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। सोचिए, जो शिक्षण सहायता प्रणाली है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तो को क्या करती है, उसमें गुणवत्ता लाती है, ये तो सही है। क्या अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाता है। सोचिए, तब तक रीजन देखते हैं, हम कारण देखते हैं इसका। शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक क्या हुआ, शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे, शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक एवं आधुनिक है और इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गुणवत्ता सुनिश्चित करना। क्योंकि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारित समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप, सामाजिक किसके अनुरूप, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर व्यक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्यों को क्या कहते हैं हम, क्या हम इसको आत्मनिर्देशित मूल्य कहते हैं। ऑप्शन बी सुखवादी मूल्य, उपलब्धि मूल्य या फिर शक्ति मूल्य। बताइए क्या होगा, सेल्फ डायरेक्शन वैल्यू, ऑप्शन बी हेडोनिस्टिक वैल्यू, ऑप्शन सी अचीवमेंट वैल्यू या ऑप्शन डी पावर वैल्यू। इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि मूल्य, अचीवमेंट वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार। मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार युक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना है। क्या हुआ, मूल्यांकन प्रणाली में जो हम नवाचार लेते हैं उनसे क्या है, नवाचार युक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों की प्रचुर मात्रा को सुरक्षित करना है। वैधता हो, उनमें क्या हो, विश्वसनीयता हो। दूसरा कारण हम देखते हैं, मूल्यांकन विफल हो सकता है, हो जाता है। कब हो जाता है, कब हो सकता है मूल्यांकन विफल, अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीय और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। देखिए, अगर विश्वसनीय नहीं होगा, वैध नहीं होगा तो मूल्यांकन क्या होगा, गलत होगा। सही बात है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर
9 आपके सामने, बताइए। कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गतिकी, कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गतिकी को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है? कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गतिकी को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है? समझे गए अर्थों की व्याख्या करके, भाषा की जटिलता द्वारा, या पुनरावृत्ति प्रतीकीकरण द्वारा, या शब्द भंडार द्वारा? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, समझे गए शब्दों की व्याख्या करके। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन दिया है, शिक्षकों के जटिल विषयों पर चर्चा कर, शिक्षकों को क्या है, जटिल विषयों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या ऐसा सही है? जटिल विषयों पर चर्चा करने से शिक्षकों को बचना चाहिए? अगर जटिल विषय शिक्षक नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बताइए। कारण देखिए, कक्षा संप्रेक्षण के माध्यम से शुरू में सरल विषयों की खोज करते हुए बाद में जटिल विषयों की खोज की ओर बढ़ने को सुदक बनाया जाना चाहिए। कक्षा संप्रेक्षण के माध्यम से शुरुआत में सरल विषयों को लेना चाहिए, सरल विषयों के बाद में कठिन विषयों को लेना चाहिए, जटिल विषयों की खोज करनी चाहिए, और ऐसे हमें क्या करना चाहिए? कक्षा संप्रेक्षण करना चाहिए। क्या हुआ? हाँ, ये प्रक्रिया सही है। बोलते हैं सरल से जटिल की ओर जाओ, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाओ, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। यही तो पढ़ते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो क्या हुआ? फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, अभिकथन गलत है, और कारण रीजन इसका सही है। आंसर क्या हुआ? सही नहीं है, लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए किन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाइए? तो लगाते हैं इनको। शिक्षार्थी को उद्देश्यों की सूचना देना, वांछित व्यवहार प्राप्त करना, ध्यान आकर्षित करना, विषय वस्तु प्रदर्शित करना, या प्रतिपुष्टि प्रदान करना। बताइए, इनको सीक्वेंस में लगाइए इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी, eliciting directed behavior, gaining attention, presenting the content. ऑप्शन ई, प्रोवाइडिंग फीडबैक। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे ध्यान आकर्षित करेंगे, अटेंशन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाय, हेलो, ये सब करते हैं टीचर क्लास में आके। उसके बाद में विद्यार्थियों को जो भी पढ़ाया जाएगा उसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे। उद्देश्य के बारे में बता के फिर क्या करेंगे? विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद वांछित व्यवहार प्राप्त करेंगे, और वांछित व्यवहार प्राप्त करने के बाद में इसका फीडबैक कि हाँ बच्चों ने उन सीखा कि नहीं सीखा, बच्चों के व्यवहार में क्या अंतर आया, और उसके बाद में फीडबैक प्रदान करेंगे बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कथन दिया गया है, आप व्यवहारों को शिक्षण द्वारा, व्यवहार देखो, आप क्या करेंगे? जो भी व्यवहार है किसी का भी या फिर हमारा भी, उसको टीचिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं? उनके असंगत पक्ष या संदर्भ को यथासंभव बदलकर, असंगत जो भी संदर्भ है, पक्ष है, उनको बदलकर यथासंभव क्या कर सकते हैं? यथासंभव भिन्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको बदल
के और भिन्न रूप में क्या कर सकते हैं, असंगत को प्रस्तुत कर सकते हैं अलग तरीके से बदलकर, अधिक प्रासंगिक बना सकते हैं। अगर असंगत है, गलत है, तो उसको सही कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, प्रासंगिक बना सकते हैं। किसके द्वारा, टीचिंग के द्वारा। ठीक है। दूसरा कथन, एक व्यवहार जो प्रामाणिक हो, एक व्यवहार जो प्रामाणिक हो के शिक्षण के लिए, ऐसा व्यवहार जो प्रामाणिक हो उसके शिक्षण के लिए आपके पाठ की विषय वस्तु को उस रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यवहार जो प्रासंगिक हो उसको क्या है, शिक्षण के लिए पाठ की विषय वस्तु को क्या है, प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जिस रूप में आपके विद्यार्थी उत्तरवर्ती ग्रेड और आपकी कक्षा से बाहर की दुनिया में आकलन के लिए उपयोगी करेंगे, उपयोगी नहीं, उपयोग करेंगे। बताइए, बताइए आंसर इसका क्या होगा सही, सोच लिए। देखें हम, 1 2 3 या 3 2 1 स्टार्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें कि हम शिक्षण के द्वारा व्यवहार को क्या है, परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें ये कह रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो भी व्यवहार प्रामाणिक है उसको उद्देश्य को सबसे पहले बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सीबीसीएस का हमने फुल फॉर्म देखा था, अब इसके बारे में देखते हैं कि सीबीसीएस अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कोर्स चुनने का अवसर प्रदान करता है। कोर्स कौन कौन से कोर्स हैं चुनने के लिए देता है सीबीसीएस, या देखिए कोर कोर्स, या फिर ऐच्छिक कोर्स, या योग्यता संवर्धन कोर्स। कौन सा कोर्स करने को के लिए देता है सीबीसीएस, कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, या फिर सभी। सीबीसीएस ये तीनों ही कोर्स क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीबीसीएस में योग्यता संवर्धन ये कोर्स करवाता है ना, योग्यता संवर्धन, ऐच्छिक और कोर कोर्स या मूल कोर्स। योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते हैं। अब ये भी योग्यता संवर्धन भी जो है वो दो प्रकार के हैं। कौन से हैं इनके दो प्रकार? पहला, योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम, दूसरा कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। दूसरा ऑप्शन ए है, बी है योग्यता संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम, दूसरा कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी में दिया गया है, पहला है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम और कौशल संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम। दूसरा ऑप्शन डी में दिए हैं कौशल संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम और दूसरा कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देख लिए, देखिए इसका आंसर है कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम और कौशल संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, कौशल संवर्धन वैकल्पिक पाठ्यक्रम। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके आज का भी ये टेस्ट देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइए आपको टेस्ट कैसे लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, और आप अपनी तैयारी में कितना आगे बढ़े हैं, इन टेस्ट से कितनी हेल्प मिली है, जरूर कमेंट करके जाइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किन पर ध्यान आकर्षित करने वाले उपागम को मुक्त अधिगम या ओपन लर्निंग शब्द दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रावधान को पहुंच में लाना ओपन लर्निंग है, या समय और स्थान की सीमाओं से विद्यार्थियों को मुक्त करना ओपन लर्निंग है, या फिर व्यक्तियों और शिक्षार्थी समूहों को लचीले अधिगम अवसर प्रदान करना, या ऑल। देखिए ये सभी जो टाइप
है, ये सभी जो पॉइंट है वो क्या करते हैं, विद्यार्थी को ओपन लर्निंग प्रदान करते हैं। ये इससे ओपन लर्निंग शब्द से ये सभी प्रदर्शित होते हैं कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, विद्यार्थी को समय और स्थान से मुक्त करना, और व्यक्ति और विद्यार्थियों के समूह को लचीला अधिगम प्रदान करना। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अब से टाइम नोट कर लीजिए, 7 AM सुबह 7 बजे आपको पेपर फर्स्ट का टेस्ट लगाना है हमारे साथ, ठीक है? ओके, थैंक यू।